मैं अब बता रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आज के टॉपिक जिसका नाम है ऑसिलेशंस के अंदर सिंपल पेंडुलम। अब मुझे ये बताना कि किसी को अगर ऑसिलेशन में कोई डाउट है तो बता दो, और नहीं है डाउट तो वो तो अच्छी बात है, दैट्स गुड कि नहीं है डाउट। तो ऑसिलेशंस के अंदर आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। तो पहला डिस्कशन हम ये करते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता है क्या है। तो सिंपल पेंडुलम के बारे में अगर कोई भी लॉजिकली सिंपल सा मतलब डेफिनेशन पूछना चाहोगे तो सिंपल पेंडुलम नाम है इसका, असल में पेंडुलम नाम नहीं है। इस टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, इट इज अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय weightless and inextensible spring fixed rigidly to a support। इसीलिए बता रहा हूँ कि इसका नाम जो है हमने क्यों रखा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वर्ड का मतलब ही होता है कि जिसके अंदर हम कोई टेक्नोलॉजिकली मशीनरी लगा रहे, ना कोई हम कोई खास मुश्किल सी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन लेंगे। हम जो डिजाइन इसमें लेंगे द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट डिजाइन हम यहाँ पे लेते हैं। तो सिंपल पेंडुलम को मैंने जब बनाया तो मैं आपके यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक लूंगा और इसमें एक छोटा सा थ्रेड टाई कर दूंगा। इस केस में आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और यहाँ पे एक छोटा सा मास। और स्पेशल केस ये है कि दोनों चीज को हम जो जनरली लेते हैं वो बिल्कुल क्या लेते हैं, मासलेस। ज्यादा मास नहीं होता इसके अंदर, ताकि पेंडुलम इजीली मूव कर सके। इसके अंदर जो आप ये देख रहे हो, जो हमारे पास ये है, इसको हम बोलेंगे बॉब, जिसका मास होता है m। और ये है वो थ्रेड जो कि इनएक्सटेंसिबल होता है और साथ में वेटलेस होता है। और ये वो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट। तो सिंपल पेंडुलम जो है इसी पॉइंट के अलोंग क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा इन टू एंड फ्रो मोशन। अब वो टू एंड फ्रो मोशन में जाएगा तो आप देखोगे इसके मोशन को कुछ ऐसा कि जब आप इसको ऑसिलेट कराओगे तो आप देखोगे ये यहां से इधर जाएगा, फिर यहां से नीचे आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा, फिर यहां से नीचे आएगा। और अगर इसी प्रोसेस को हम कैरी करें फास्ट तो आपके सामने ऐसा मोशन देखने को मिलता है, एंड दैट इज मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जो हमने देखा। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे सिंपल पेंडुलम के साथ जोड़ना किसको है, ऑसिलेशन को। अगर मैं सिंपल पेंडुलम के साथ ऑसिलेशन को जोड़ना चाहता हूँ तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा। तो जो मुझे चेंज करना पड़ेगा वो ये कि सबसे पहले मैं आपके लिए दोबारा से बनाता हूँ एक बार सिंपल पेंडुलम के डिजाइन को, ये देखो। और इसमें अपने पुराने लॉजिक को हम जोड़ देते हैं, ये थ्रेड और इस थ्रेड पे लगा हुआ ये मास, ये हमने ले लिया मास। अब ये मास के साथ जो हमने इसे अटैच कर रखा है, तो जब पेंडुलम स्विंग करेगा तो पेंडुलम के आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे। आप देखोगे कि पेंडुलम एक बार यहाँ पे जाएगा, एक बार पेंडुलम यहाँ पे जाएगा, बिकॉज ये मोशन टू एंड फ्रो है। इसके बाद आप देखोगे कि जो बॉब है, बॉब की पोजीशन एक बार यहाँ होगी, बॉब की पोजीशन एक बार यहाँ होगी। और ये जो मोशन आपके सामने दिख रहा है ये एक टू एंड फ्रो मोशन है। देखो ये देखो। अब यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, इस पूरे कंडीशन को ध्यान से देखो। तो इस पूरे थ्रेड की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वी विल टेक दिस लेंथ एज एल। इसके इस एंगल को हम लेंगे थीटा। और यहाँ पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के लॉजिक को भी लगाएं तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं एक्स। तो आपको यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा समझ आनी चाहिए वो ये कि अगर हम बॉब के मास को लेते हैं एम, तो इसके दो कंपोनेंट फॉर्म होंगे। वो दो कंपोनेंट कौन सा होगा, पहले तो हम दिखाते हैं आपको कि ये इस पे लगने वाला है mg। दिस इज mg दैट विल एक्ट ऑन पेंडुलम, ठीक है, ड्यू टू मास ऑफ बॉब, जिसके दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा।
दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज हम ये जानते हैं, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो ये यहाँ पे ये एंगल लिया थीटा, तो ये हमारे सामने आएगा, दैट इज कॉल्ड mg cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट कम्स टू mg sin थीटा। यहाँ पे आप देखोगे कि एक टेंशन काम कर रहा है, एंड दैट टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड T। और यहाँ पे जो इफेक्टिव फोर्स है वो कौन सी होगी, mg sin थीटा या mg cos थीटा? वो होगी mg sin थीटा। इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जो हमारे सामने कंडीशन हमने पेंडुलम की बनाई है, जो आप देख भी रहे हो, जो समझ भी रहे हो और जो जानते भी हो आप, तो इसके अंदर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे दो कंपोनेंट काम करेंगे, एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा। अगर हम देखें तो T इज इक्वल टू mg cos थीटा, और T इक्वल टू mg cos थीटा होने की वजह से ये कंपोनेंट बैलेंस करेगा स्ट्रिंग पे लगने वाले टेंशन को और उसके मास, इन दोनों को बैलेंस होने की वजह से पेंडुलम अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट रहेगा। अब दूसरा ऑप्शन जो आता है वो है दैट इज कॉल्ड, दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय mg sin थीटा, इज प्रोवाइडेड बाय mg sin थीटा। तो मैं अगर आपको पुराने कॉन्सेप्ट पे जो हमने पहले जितने भी पढ़े हैं आपके पास टॉपिक, जो हमने पिछले जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक पे चले, अगर हम जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें आपको याद है कि मैं क्या करता था रिस्टोरिंग फोर्स के साथ, तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स को, यानी कि मैं यहाँ पे जो लगने वाले रिस्टोरिंग फोर्स है F, जिसको मैंने बोला F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा की इक्वेट करता था, और फिर मैं ये कहता था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस mg sin थीटा। दैट मीन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g sin थीटा। तो अगर हम यहाँ पे sin थीटा को इक्विवेलेंट लेके चलें थीटा के, बिकॉज एंगल स्मॉल होता है, तो एंगल स्मॉल होने पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने कंडीशन आएगी a इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब अगर a इक्वल टू माइनस जी थीटा है तो क्या इससे कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? क्या इस लाइन से कोई कंक्लूजन बिल्ड हो सकती है? आप बताओ, क्या आप इससे कोई कंक्लूजन बिल्ड कर सकते हैं? अब अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं तो सुनो, यहाँ पे जिस थीटा को है थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि ये थीटा जुड़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, जहाँ पे हमने आर्क लेंथ जैसी चीजें पढ़ी हुई हैं। तो अगर हम उस थीटा को उस जगह से लेके आए तो थीटा स्टैंड्स फॉर x बाय एल। अब यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से एक बार देखें कि यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है। अगर थीटा इज इक्वल टू x बाय एल हम लेते हैं तो हमारे सामने आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल, जहां पे g और l कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ s। यानी मैंने फिर से प्रूव कर दिया कि इट इज SHM। अगर ये SHM है तो फिर वही पुरानी कंडीशन में चले जाते हैं हम, दैट इज टाइम पीरियड, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट x एक्सेलरेशन g x l। तो हमारे सामने आंसर आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g। ये वो फॉर्मूला है जिसको आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, दोबारा आप देख लीजिए। तो दिस इज द मेन रिजल्ट व्हिच वी हैव टू प्रूव टुडे। ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले अगर फॉर्मूले को हम दोबारा से ऑब्जर्व करें, लेट अस ऑब्जर्विंग द फॉर्मूला। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g। तो इस फॉर्मूले को देखने के बाद ये कहना बिल्कुल ही सही होगा कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। यानी कि हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा,
और लेंथ डिक्रीज करने से टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। सबसे सिंपल सा फंडा ये कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो यानी कि लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा और लेंथ कम करने से टाइम पीरियड कम होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इफेक्ट तो हमारे सामने ये आ गया कि टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन लेंथ। तो हमारा पहला फैक्टर ये होगा, अगर हम पहले फैक्टर पे जाएं तो हम यहाँ बोलेंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम स्प्रिंग, पेंडुलम थ्रेड, ये कहना चाहिए थ्रेड। तो ये सबसे पहला इफेक्ट हमने देखा आपके पास जो कि निकाला। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर सेकंड केस पे जाएं हम, टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब, तो इसका क्या आंसर आप देना चाहोगे? कोई देना चाहेगा इसका आंसर कि कोई फर्क पड़ता है मास ऑफ बॉब से? तो आप इस क्वेश्चन में अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में आप कहीं भी देख रहे हो मास को? क्या आप किसी ने भी इस जगह पे मास को देखा है? मास यहाँ पे मिसिंग है। अगर मास यहाँ मिसिंग है तो हमें क्या लिखना चाहिए कि मास ऑफ बॉब नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, यानी कि इसका कोई भी इफेक्ट टाइम पीरियड पे नहीं पड़ता, बिकॉज उस टर्म के अंदर मास है ही नहीं। अब लेके चलते हैं तीसरे इफेक्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा इफेक्ट आपके सामने जो है सभी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, जिसमें हम लिखेंगे टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन ग्रेविटी। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या टाइम पीरियड डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर? तो मेरा आंसर ये होगा और आपका आंसर भी यही होना चाहिए कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, यानी कि जहां पे ग्रेविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, एज ग्रेविटी इंक्रीज टाइम पीरियड डिक्रीज, एज ग्रेविटी डिक्रीज टाइम पीरियड इंक्रीज। तो इससे एक लॉजिकल हम पॉइंट बना सकते हैं कि अगर हम पेंडुलम को स्पेस में लेके चले जाएं जहां पे ग्रेविटी हमारे लिए जीरो है, तो उस जगह पे आप देखोगे कि जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का वो इनफिनाइट हो जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा जिसको हम मेजर भी नहीं कर पाएंगे। इनफिनाइट टाइम लेंथ हो जाता है, जिसको हम अभी देख भी लेंगे। अब मैं आपको सामने एक फैक्टर लाना चाहता हूँ जो शायद माइट भी कंफ्यूजिंग होता है सबके लिए। अगर मैं पूछूं कि टाइम पीरियड पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है? टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि टाइम पीरियड पे टेम्परेचर का कोई रोल होता है कि नहीं होता? टाइम पीरियड के ऊपर टेम्परेचर का कोई रोल होता है कि नहीं होता? तो आप में से कोई सवाल का आंसर देना चाहेगा? नहीं, आपने बोला नो, बिकॉज फॉर्मूले में है ही नहीं कहीं पे। लेकिन अब यहाँ पे आता है आपकी पुरानी रिवीजन। अगर हम पुराने रिवीजन को रिकॉल करें जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो रिकॉल करते हैं तो हमें याद आता है एक फॉर्मूला जहां पे हमने पढ़ा था कि एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा तो हम याद दिला देते हैं। तो टाइम पीरियड पे टेम्परेचर इफेक्ट इनडायरेक्टली निकलेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से इफ डेल्टा टी इंक्रीज द एल डैश इंक्रीज, सो द टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीज। और डेल्टा टी अगर हम डिक्रीज करें तो एल डैश डिक्रीज, यानी कि टाइम ऑल्सो डिक्रीज। तो ये सीधा सीधा इफेक्ट हमने निकाल लिया। कैसे? इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑन टाइम, कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब एक फैक्टर और आता है जिसको मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब डेंसिटी के केस का जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड रिजल्ट है, थोड़ा सा बेंडेड रिजल्ट है। जिसको हम देखें थोड़ा ध्यान से तो उस पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है हमारे पास। अगर हम देखें क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी का।
तो डेंसिटी के इफेक्ट को दिखाने के लिए मैं आपके सामने लेके आता हूं टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन डेंसिटी। अब इसके रिलेशन को ही हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, तब जाके ये रिजल्ट हम बना पाते हैं। उस केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो हमने डेंसिटी केस में देखते हैं, तो प्लीज फॉर्मूले को री राइट कीजिए इस तरीके से, 2 पाई रूट L बाय जी रूट रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, जहां पे दो अलग अलग मटेरियल्स की डेंसिटी के बारे में हमने यहाँ पे मार्क किया है। तो मतलब ये याद रखना हमेशा कि अगर आउटर डेंसिटी इनर डेंसिटी से ज्यादा हुआ तो उस केस में टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा और अदर केस में टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। और ये जो है टोटल डिपेंडेंसी मैंने दिखा दिया आपको किसके, टाइम पीरियड के ऊपर। इस पेज में से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसके अंदर हम टाइम पीरियड के ऊपर पूछेंगे पेंडुलम का। और पेंडुलम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है ऑसिलेशन के अंदर, जो आपको याद होना चाहिए। अब एक बहुत ही, जब पेंडुलम पढ़ते हैं हम तो पेंडुलम में एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, और एक टॉपिक जो हमारे सामने बड़ा ही फेमस है जिसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सेकंड पेंडुलम बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। इसके पीछे जो रीजन है वो इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि अगर आप लोगों ने कभी पुराने टाइम की जो घड़ियां देखी हो जिसको हम बोलते हैं विंटेज वॉचेस, वो एक अलमारी की शेप में होती थी और जिनमें यहाँ पे घड़ी होती थी, आपने देखा हो। विंटेज वॉचेस सुनी है, कभी देखी है आपने? देखी तो होंगी कि उनकी ये बहुत ही ज्यादा कुछ लोग रखते हैं एज ए शो पीस। उसमें आपने देखा होगा अलमारी शेप में ऐसा बड़ा सा बॉक्स होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है और यहाँ पे घड़ी होती है जिसके अंदर टाइम चलता है। इस घड़ी के अंदर टाइम हम दिखाते हैं, ऐसा घड़ी आपने देखा होगा, है ना। अब इस घड़ी के अंदर मैं सेकंड पेंडुलम को टॉपिक लाया हूँ। क्यों लाया हूँ? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि पहले जो हमारे टाइम पे जब बनाई गई थी घड़ियां, जिसको हम लोग पेंडुलम वॉचेस बोलते थे रियल में, उन पेंडुलम वॉचेस में आप देखोगे कि यहाँ पे एक थ्रेड होता है और इस थ्रेड से एक बॉब हमने अटैच कर रखा होता है और इस बॉब को बार बार हमें अरेंज करना पड़ता है इस पॉइंट पे लाके। हमेशा इस पॉइंट पे लाके हम छोड़ देते हैं या इस पॉइंट पे लाके छोड़ते हैं। इस पेंडुलम की जो लंबाई ली जाती है वो हमेशा ली जाती है एक खास लेंथ पे, हमें लेते हैं इसको, वो मैं बताऊंगा क्या वो खास लेंथ क्या है, उसको हम निकाल के देखते हैं। तो सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या हुआ? सेकंड पेंडुलम का मतलब ये होता है आपके पास पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम विथ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड का टाइम पीरियड अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अब अगर हम 2 सेकेंड का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, यानी कि उसका एक पूरा पाथ 2 सेकेंड का होता है, तो अगर हम इस रिलेशन को लेके चलें, जो रिलेशन को हमने पढ़ा है अभी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय जी। इसके अंदर टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, दैट इज 2, दैट इज पाई, दैट इज लेंथ, एंड ग्रेविटी आप ले लें 9.8। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमारे सामने आएगा L इज इक्वल टू 4 इंटू 9.8 अपॉन 4 इंटू पाई स्क्वायर, जिसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो इट विल नियर टू कम 0.99 मीटर, और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। तो यानी कि टाइम पीरियड को 2 सेकेंड रखने के लिए जो हमें पेंडुलम चाहिए उसकी लेंथ होनी चाहिए L, दैट इज 1 मीटर। तो इस क्लॉक के अंदर हम जो लेंथ लेते थे वो लेते थे 1 मीटर, इसीलिए इनकी जो लेंथ है अलमीरा शेप में होते थे आपके पास, बिकॉज इनकी लंबाई ही 1 मीटर होता है पेंडुलम का। और इसके पीछे रीजन ये था कि बार बार आप क्लॉक को यहाँ पे लाओगे इस पेंडुलम को, और ये इधर और इधर मूव करेगा,
2 सेकंड के अंदर, और उसके हिसाब से एक मैकेनिकल सिस्टम जो है इस वॉच को ड्राइव करता था। और इसी घड़ी को चलाने के लिए बार बार आपको जो है ना कुछ घंटों बाद री इनिशियलाइज करना पड़ता है इसकी पोजीशन पे। तो सेकंड पेंडुलम बेसिकली वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, और उसके पेंडुलम की लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। इसे बोलते हैं सेकंड पेंडुलम।